खुशी दादाजी के पास अपने गम बांटने के लिए गई थी। लेकिन जब दादाजी ने खुशी को जवाब दिया तो खुशी हैरान हो गई। खुशी दादाजी से दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। तो दादाजी ने उसे अपने पास आने के लिए कहा। खुशी फिर से दादाजी के पास आकर बैठ गई। तो दादाजी बोले, देखो बेटा, ये बात सिर्फ तुम जानती हो कि आज मैं कुछ बोला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये बात तुम तक ही सीमित रहे, यहाँ तक कि रजत को भी पता न चले। जब से रोशनी आई है मेरी देखभाल करने, तब से उसने और जॉली ने मिलकर मुझे ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं जानता हूँ वे दोनों तेरे कहने पर ही मेरी इतनी परवाह करते होंगे। नहीं दादाजी, मैंने तो उनसे कुछ भी करने को नहीं कहा। खुशी धीरे से बोली। दादाजी बोले, अच्छा, एक बात और, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। रजत का तुम्हारे प्रति रवैया पहले ठीक नहीं था, लेकिन अब वह सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उससे दूर होना। अगर तुम उससे दूर हो गई तो वह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। खुशी बोली, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, लेकिन अब मैं रजत का साथ नहीं दे सकती। जब कोई इंसान दिल से उतर जाता है, तब उसका साथ देने के बारे में मैं सोचती भी नहीं हूँ। और आप कह रहे हैं कि वे बदल रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है वे पहले से भी ज्यादा गलत काम करने लगा है। वे मेरी बहन रीमा के साथ। नहीं, दादाजी अचानक से बोले, रजत ऐसा तो कभी नहीं कर सकता। अगर वे ऐसा होता तो तुमसे शादी ही क्यों करता। वे लड़कियों से हमेशा दूर ही रहा है, या यूं कहूँ, वे बहुत कम लोगों से मिलता है। उसने अपना सारा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर लगाया है। इसलिए आज उसके पास काफी पैसा है, लेकिन रिश्तों की लाइन में वे सबसे पीछे खड़ा है। उसने पहली बार कदम बढ़ाकर किसी लड़की को सुना है, उसके लिए कुछ करना चाहा है। इसलिए बेटा प्लीज उससे दूर मत भागो, एक बार उसकी बात सुनकर तो देखो। खुशी ने गर्दन हिला दी और दादाजी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मुझे खुशी हुई कि आप ठीक हो गए दादाजी। अब मैं आपसे सब चीजों के सलाह मशवरे किया करूंगी। दादाजी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी, फिर बोले, अब जाओ और आराम करो। खुशी ने जी कहा और वहां से चली आई। इधर रजत सावर लेकर बाहर आया तो खुशी को ना देखकर वे पूरे कमरे में ढूंढने लगा। जब उसे पता चला कि खुशी कमरे में नहीं है, तो रजत ने मन ही मन कहा, चलो कमरे से बाहर तो निकली। तभी रजत को याद आया, तो उसने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ओह नहीं, नहीं नहीं। रजत जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। इधर खुशी दादाजी के कमरे से बाहर आकर रजत के बारे में सोचती हुई चल रही थी। वे अपने आप से लड़ रही थी। एक ओर वे रजत का साथ देने के बारे में सोच रही थी, तो दूसरी ओर रजत का उसके प्रति किया व्यवहार उसे याद आ रहा था, जिससे खुशी कसम में थी। खुशी चल भी रही थी, वे अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वे किसी चीज से टकराने वाली है। खुशी दीवार से टकराने वाली थी कि किसी ने उसे पकड़कर वहीं रोक दिया। खुशी ने कुछ पल के लिए आंखों को बंद कर लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने एक अनजान लड़का खड़ा था, जो अपने हाथों को बांधे खुशी को देख रहा था। खुशी भी अनजान नजरों से लड़के को देखने लगी। तभी लड़के ने खुशी का मजाक बनाते हुए कहा, मैडम जी, आप देखकर नहीं चल रही थी, या आपको पता चल गया था कि ऋषि चौधरी यहाँ आ चुका है, तो वे आपको बचा लेगा। खुशी ने इधर उधर देखते हुए कहा, कौन ऋषि चौधरी, और कहाँ है वे? ऋषि ने मुंह बनाकर कहा, मैं हूँ ऋषि चौधरी। खुशी ने गर्दन हिलाई और मुड़कर जाने लगी। तो ऋषि बोला, अरे, आप तो बड़ी ही ढीठ लड़की हो, मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। खुशी ने ऋषि को घूरकर देखा और बोली, किस लिए थैंक्स बोलूं? ऋषि बोला, मैंने आपको बचाया है। खुशी बोली, तो मैंने कहा था बचाने के लिए, मैंने आपसे हेल्प मांगी थी क्या? नहीं बचाते तो क्या होता, थोड़ी सी चोट लग जाती, और क्या। ऋषि खुशी को आगे कुछ कहता, उससे पहले ही रजत वहां पहुंच गया। जब उसने ऋषि और खुशी को देखा तो दूर से ही बोला, खुशी, ये ऋषि है। खुशी ने एक उड़ती नजर रजत पर डालकर कहा, हाँ पता है, अभी बताया इन्होंने, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो? रजत ने खुशी के कंधों पर हाथ रखकर उसे ऋषि की ओर घुमाते हुए कहा,
क्योंकि ये मेरा एकमात्र दोस्त है जो पहली बार इंडिया आया है। खुशी ने बनावटी मुस्कान ऋषि को दी और रजत के हाथ अपने कंधों से हटाकर बोली, मिस्टर ऋषि, स्वागत है आपका भारत में। आशा करती हूँ आपको भारत अच्छा लगे। ऋषि बोला, अरे खुशी जी, आपसे मिलकर लगा जैसे यहाँ सब अच्छा ही होगा। खुशी वहां से चली गई तो ऋषि खुशी को जाते हुए देखकर बोला, कौन है भाई ये? मुझे ये लड़की चाहिए शादी के लिए। रजत ने ऋषि के गाल पर चप्पत लगाकर कहा, भाभी है ये तेरी। क्या? ऋषि चिल्ला पड़ा, मतलब ये मेरी भाभी? क्या यार, एक लड़की ही तो अच्छी लगी, उसे भी हर बार की तरह तू ले गया। ऋषि ने मुंह बनाकर कहा तो रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जा, जाकर सो जा। ऋषि चला गया तो रजत भी अपने कमरे में जाने लगा। तभी रोशनी रजत के पास आकर बोली, सर, खुशी मैम ने खाना नहीं खाया है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से उनके सामने जाकर उनकी बातें सुन सकूं, इसलिए आप ही कुछ करिए। रजत बोला, ठीक है, तुम खाना लगाओ, मुझे लाकर दो, मैं ले जाता हूँ रूम में। रोशनी ने खाना लाकर रजत को पकड़ा दिया तो रजत खाना लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। रजत ने खाना टेबल पर रखा। खुशी बेड पर दूसरी ओर मुंह किए लेटी हुई थी। रजत उसी ओर गया तो पाया खुशी खुली आंखों से एकटक जमीन को देख रही थी। रजत जाकर खुशी के पास जमीन पर ही बैठ गया तो खुशी भी बैठ गई। रजत बिना कुछ बोले उठा और खाना लाकर खुशी के सामने रखकर बोला, बिना कुछ बोले और बिना जीत किए खाओ चुपचाप। खुशी कुछ नहीं बोली। उसने रजत का दिया खाना खा लिया और बर्तन लेकर उठने लगी। तभी रजत ने उसके हाथ से बर्तन लिए और बाहर चला गया। खुशी रजत को देखती ही रह गई। खुशी अब अपने रूम में ही रहने लगी थी। वहीं ऋषि रजत के पास ही रुक गया था। ऋषि खुशी से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन उसने कभी खुशी को अपने कमरे से बाहर नहीं देखा था। गौरी भी अब यहीं रहने लगी थी, क्योंकि जब तक जॉली ठीक नहीं हो जाता तब तक गौरी की जिम्मेदारी रजत ने ही संभाल ली थी। गौरी रोशनी के साथ रहती थी। खुशी दिन में एक बार अपने रूम से बाहर निकलती थी। उसमें वे गौरी और दादाजी से बात करके वापस आ जाती थी। रजत अपने ऑफिस के काम में इतना उलझा रहने लगा था कि वे रात को देर से घर आता और सुबह सबके उठने से पहले ही निकल जाया करता था। लगभग 10 दिनों तक ये सिलसिला चला। रजत आता उससे पहले ही खुशी सो जाती थी और रजत आकर भी इतनी आवाज नहीं करता था कि कहीं खुशी की नींद खराब हो जाए। वे खुशी को प्यार से निहारता और शांति से बेड के एक कोने पर सो जाया करता, जबकि खुशी दूसरे कोने पर सोई रहती थी। खुशी दिन भर नॉवेल पढ़ती रहती थी। सुबह से कब शाम हो जाती उसे पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। इसलिए आज उसने फैसला किया था कि जब तक रजत नहीं आ जाता तब तक वे नहीं सोएगी। इसलिए उसने नॉवेल पढ़ना जारी रखा। रात के लगभग 2 बज चुके थे। रजत अभी तक घर नहीं आया था। खुशी को अजीब सा डर लगने लगा था। हालांकि पहले वे चैन से सो जाया करती थी, लेकिन आज जब वे रजत का इंतजार कर रही थी तो रजत इतनी देर कर रहा था। अब खुशी का मन नॉवेल पढ़ने में नहीं लगा तो वे उठकर बाहर आ गई। सारे घर में अंधेरा था। हल्की हल्की रोशनी ही थी, जिससे खुशी को दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। खुशी दरवाजे की ओर बढ़ रही थी कि तभी वे किसी से टकरा गई। एक अनजान शख्स ने खुशी को अपनी बाहों में संभाल लिया था। जब खुशी किसी से टकराई थी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसे लगा कि किसी ने उसे संभाल लिया है तो उसने परफ्यूम की खुशबू से पहचान लिया था कि ये रजत ही था। इसलिए खुशी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। इस पर खुशी रजत को कहना चाहती थी कि वे इतनी देर से घर क्यों आता है। खुशी ये सब सोच ही रही थी कि किसी ने लाइट जला दी। अचानक से पूरे घर में उजाला हो गया, जिससे खुशी की आंखें भी खुल गई और जिस शख्स की बाहों में वे थी, उस शख्स को देखकर खुशी घबरा गई और उसे झटक कर दूर खड़ी हो गई। लेकिन तभी उसकी नजर रजत पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ा था और उसी ने लाइट जलाई थी। रजत अक्सर जब घर आता तो लाइट ऑन करता, अपने लिए खाना गर्म करता और वहीं बैठकर खाना खाकर लाइट ऑफ करके अपने रूम में चला जाता था। लेकिन आज जब उसने अपने सामने खुशी को देखा तो थोड़ा हैरान था कि खुशी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, और वे भी ऋषि की बाहों में।
दूसरा शख्स ऋषि था, जो पानी लेने के लिए किचन की ओर बढ़ रहा था। ऋषि नींद में था। उसके हाथ में बोतल थी। अंधेरे में उसे खुशी दिखाई नहीं दी थी और वे खुशी से टकरा गया, लेकिन तभी उसने खुशी को संभाल भी लिया था। सब अपने अंदर ही अंदर ये बातें कर रहे थे। खुशी ने रजत को देखा, जिसे वे लगभग 10 दिन बाद देख रही थी। रजत के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, साथ ही वे हैरान भी था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। खुशी रजत के चेहरे को पढ़ सकती थी, इसलिए वे आगे बढ़कर रजत से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही रजत आगे बढ़ गया और किचन की ओर चला गया। खुशी ने ऋषि को देखा तो ऋषि ने कंधे उचका दिए और वे भी रजत के पीछे पीछे किचन में चला गया। रजत अपना खाना गर्म करने के लिए किचन में आया था, क्योंकि वे खुशी को किसी भी हालत में परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए वे चुपचाप वहां से चला आया। उसने खुशी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा। वहीं खुशी अभी तक अपनी जगह पर ही खड़ी थी। रजत का चेहरा खुशी को बहुत ही ज्यादा संकेत दे रहा था। ऊपर से रजत का बिना कुछ बोले चले जाना खुशी को अंदर से परेशान कर गया। खुशी मुड़ी, तभी ऋषि उसके सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, आप तो कमाल हो। रजत सिंघानिया को आपने इतना बदल दिया कि अब वो खुद किचन में जाकर अपने लिए खाना बना लेता है। मानना पड़ेगा आपको। वेल डन। ऋषि मुस्कुराकर चला गया तो खुशी अब और ज्यादा हैरान थी। क्या सच में रजत अपने लिए खाना बना रहा है? खुशी अब किचन के बाहर आ गई। तभी रजत बाहर निकल आया। उसने थकी आंखों से खुशी को एक नजर देखा और अपने रूम की ओर चला गया। खुशी किचन में आई तो उसने जूठी प्लेट को देखा। खुशी समझ गई कि रजत ने खुद ही खाना गर्म किया और यहीं पर जल्दी जल्दी खा लिया है। खुशी रजत के हर एक व्यवहार से हैरान थी। अगर रजत लेट आता है तो वे रोशनी को भी बोल सकता है, और घर में इतने सारे नौकर हैं, उनको भी बोल सकता है। लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहा है? शायद ये मुझे दिखाने के लिए कि वे बदल गया है, इसलिए ही वे ऐसा कर रहा होगा। लेकिन उसका चेहरा तो कुछ और ही बयां कर रहा था। खुशी ये सब सोच रही थी तो उसने रजत से बात करने की सोची और वे कमरे में आ गई। खुशी आई तब तक रजत सो चुका था। खुशी रजत को देखने लगी। उसका चेहरा पहले की अपेक्षा बदल गया था। जिस चेहरे पर हमेशा गुस्सा और सुंदरता दिखती थी, अब वहां थकान और परेशानी दिखाई दे रही थी। खुशी रजत के चेहरे को निहारते हुए खुद से ही बोली, मैं किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हूँ? इन्होंने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन मैं तो कभी ऐसी नहीं थी, तो अब कैसे बन गई? मुझे माफ कर देना। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। खुशी रजत के करीब आई तो उसका दिल हौले हौले धड़कने लगा। उसने हल्के हाथ से रजत को छुआ तो उसे एक अजीब सी सुकून का एहसास हुआ। खुशी ने रजत के गाल पर अपना हाथ रखा तो रजत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसका थकान भरा चेहरा भी हट गया। रजत अभी भी गहरी नींद में था, शायद वे सपने में था। वहीं खुशी ने अपना हाथ हटाया और थोड़ी दूर होकर बोली, ये क्या कर रही हूं मैं? मुझे बस इससे दूर जाना है, और वे भी बहुत ही जल्द। रजत अनजानी और अनचाही परेशानी से गुजर रहा था। वे किसी को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जिस परेशानियों में वे था, वे केवल वही सुधार सकता था। इसलिए उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि वे अब दादाजी से भी नहीं मिलता था, क्योंकि वे जानता था वे दादाजी के सामने कमजोर हो जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। इसलिए वे दादाजी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। रजत की आंखें खुली तो उसने अपने फोन को देखा। 8 बज चुके थे। रजत झट से उठा। तभी उसने दूसरी ओर देखा तो पाया कि खुशी वहां पर नहीं थी। रजत ने अपने माथे पर हाथ रखकर खुद से कहा, मैं इतनी देर तक कैसे सोता रह गया? मुझे ऑफिस जाना है। अब तक तो सब जाग गए होंगे। और कल खुशी जिस तरीके से मुझे देख रही थी, पक्का वे आज फिर से वही सब दोहराने वाली है। मुझे किसी भी तरह खुशी के सवालों से बचना है। रजत जल्दी से उठा और बाथरूम में चला गया। रजत के जाते ही खुशी कमरे में आई। उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। उसने नाश्ता टेबल पर रखा और वापस चली गई। खुशी किचन में आई और रोशनी को डांटते हुए बोली, आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि मिस्टर रजत सिंघानिया बिना नाश्ता किए चले जाते हैं और दिन में भी कोई खाना लेकर नहीं जाता है उनके लिए।
रोशनी अपने काम में लगी हुई उदास स्वर में बोली, आपको अपने अलावा और कोई दिखता ही कहाँ है अब। आप अपनी ही दुनिया में मस्त हैं और खुश हैं। तो हम कौन होते हैं आपको परेशान करने वाले। रोशनी ने जले कटे शब्दों को भी सलीके से बोलकर बाहर चली गई। खुशी को रोशनी के कहे हर एक शब्द चुभ रहे थे। उसे खुद ही लगने लगा था कि कुछ दिनों के लिए वे सच में स्वार्थी हो गई थी। वे भूल गई थी कि उसके माता पिता ने उसे स्वार्थ करना तो कभी सिखाया ही नहीं था। खुशी ने लंबी सांस ली और खाना बनाने में ध्यान देने लगी। रजत बाहर आया। वे जल्दी से तैयार होकर जाने के लिए गाड़ी की चाबी जो टेबल पर रखी थी उसे उठाने लगा। तभी उसकी नज़र नाश्ते पर पड़ी। खुशी को पता था कि रजत गाड़ी की चाबी लेगा तो नाश्ता देखकर वे बिना खाए नहीं जाएगा। लेकिन रजत ने नाश्ते की प्लेट को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा। तभी वे वापस आया और हल्की सी मुस्कान के साथ नाश्ता करने लगा। रजत ने थोड़ा बहुत खाया और जल्दी से बाहर आ गया। रजत जब किचन के सामने गया तो उसे खुशी की पीठ दिखाई दी। वे चाहता था कि आज वे खुशी का चेहरा देखकर जाए, लेकिन वे ये भी जानता था अगर खुशी ने उसे देख लिया तो वे बिना कुछ बोले जाने नहीं देगी। इसलिए रजत ने अपने दिल की तमन्ना को दिल में ही कैद कर लिया और वहां से चला गया। रजत खुशी के उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था जो वे उसके मिलने पर करने वाली थी। रजत जानता था कि खुशी फिर से कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगी और कहेगी कि आपको जो करना है वे कर लीजिए मेरे साथ। मैं आपको बच्चा दूंगी, लेकिन उसके बाद आपको छोड़कर चली जाऊंगी। रजत खुशी के इसी रवैये से बचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसने खुशी से शादी सिर्फ एक बच्चे के लिए ही की थी, लेकिन अब वे उसे बेहद प्यार करने लगा था। अब उसे बच्चे की या प्रॉपर्टी की कोई चाहत नहीं थी। अब एक खुशी के साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहता है, लेकिन अक्सर चाहते पूरी नहीं होती है। जिंदगी में इतने तूफानों से गुजरना पड़ता है कि जिंदगी भी बोझ लगने लगती है। रजत और खुशी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही तूफान आ चुका है जिसकी उन्हें भनक तक नहीं है। इधर ऋषि भी अपने कमरे में बैठा काम में लगा था। अब वे यहीं से अपना काम देखता है, साथ ही इंडिया में अपनी कंपनी सेट करने की तैयारी में है। रोज की तरह रोशनी ऋषि के लिए नाश्ता लेकर आई तो ऋषि ने मुस्कुराकर रोशनी को देखा। रोशनी ने भी मुस्कुराकर कहा, ये आपका नाश्ता सर। ऋषि ने नाश्ता लिया तो उसमें दूध देकर हैरानी से रोशनी से बोला, आपको पता है ना कि मैं दूध नहीं पीता। रोशनी बोली, मुझे माफ करना सर, लेकिन आज से घर का काम खुशी मैम ने संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि आज से आपको, दादाजी को और रजत सर को नाश्ते में दूध लेना होगा। ऋषि हंसकर बोला, व्हाट, कोई जबरदस्ती है क्या। रोशनी कुछ नहीं बोली तो ऋषि ने उसे जाने के लिए कहा और खुद नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आ गया। उसने नौकर से खुशी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे दादाजी का नाश्ता लेकर गई हैं। ऋषि दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। उसने दादाजी के कमरे के बाहर एक लड़की को चक्कर लगाते हुए देखा। ये लड़की गौरी थी। ऋषि गौरी के पास से निकला ही था कि गौरी ने उसकी टी शर्ट को खींचकर वापस पीछे धकेल दिया। ऋषि हैरानी से गौरी को देखने लगा तो गौरी बोली, भीतर ना जाड़ो दो अभी, जीजी माना करके गई से। ऋषि गौरी को देखते हुए उसके कहे शब्दों को समझने लगा। तभी रीमा वहां आई और वे गौरी को पीछे करके बोली, ओ गंवार लड़की, पता भी है ये कौन है। मेरे जीजू के दोस्त हैं, तू इनको जाने से कैसे रोक सकती है। गौरी ने अपने हाथों को बांधकर कहा, देख जीजी, मेरी कोई दुश्मनी को ना अहसी और ना तेरा ही, पर जब तक खुशी जीजी बाहर ना आ जावे तब तक थम भीतर ना जा सको। रीमा ने गौरी के कंधे को धकेलकर कहा, तू होती कौन है ये सब बोलने वाली। रीमा ने ऋषि को देखकर कहा, आप जाइए, मैं देखती हूँ उसको कैसे नहीं जाने देगी ये। ऋषि ने एक कदम बढ़ाया ही था कि गौरी ने रीमा के गाल पर लगातार 2-4 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे ऋषि के कदम वहीं रुक गए। रीमा के गालों पर गौरी की उंगलियों के निशान छप गए। रीमा गुस्से से अपने गाल पर हथेली रखकर बोली, तूने मुझे मारा, यू बीच। तभी गौरी ने एक और थप्पड़ रीमा के गाल पर लगाकर कहा, पहलो थप्पड़ मुन गवार कहन खातर, दूसरो कांधे पर मारन खातर और तीसरो यूं अंग्रेजी गाली तेबड़ खातर। पहला थप्पड़ मुझे गवार कहने के लिए और दूसरा मेरे कंधे को पीछे करने के लिए और तीसरा
इंग्लिश में गाली देने के लिए। रीमा कुछ कहने को हुई, तभी ऋषि बोला, देखो लड़की, तुम नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। तुम्हें तो मैं रजत से कहकर नौकरी से निकलवा दूंगा। अजीब अजीब नौकर पाल रखे हैं उसने भी। मालिकों को ही अपने घर में जाने से रोकते हैं। वे नौकर नहीं है इस घर की, और ना ही तुम लोग मालिक हो इस घर के। खुशी कमरे के दरवाजे पर आते हुए बोली। खुशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि ऋषि के कहे शब्द उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। खुशी ने गौरी का हाथ पकड़ा और ऋषि और रीमा को घूरते हुए वहां से चली गई।